दोस्तों, आइए आज हम लोग थोड़ा नज्म, शेर, कविता, गीत, काव्य, इसके स्ट्रक्चर रूल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले हम लोग का जो साहित्य था उसको हिंदुस्तानी साहित्य कहते थे। उस वक्त क्लियर डेफिनेशन ऑफ हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 343 एंड 351, इसमें क्लियरली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया और यह भी माना गया कि देयर शुड बी अ कंसर्टेड एफर्ट टू प्रमोट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इन इंडिया एज अ यूनियन। तब से हिंदी और हिंदी के साहित्य में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और जब मैं इंडिया की स्वतंत्रता की बात करता हूँ, यह सिलसिला उसके थोड़ा पहले चल पड़ा था। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवीज़न की खबरें आने लगी तो उस वक्त हिंदी रिलेटेड मटेरियल्स और साहित्य काव्य काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होने लगे थे और तभी से हम थोड़ा सेपरेशन देखते हैं, हिंदी और उर्दू का अलग अलग अपना अस्तित्व बनाना। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के पहले हिंदुस्तानी साहित्य और बाद में स्लोली उर्दू भाषा और हिंदी भाषा का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व विकसित हुआ। उर्दू भाषा ऑफ कोर्स, उर्दू का अपना, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है और हिंदी भाषा की देवनागरी स्क्रिप्ट है, लेकिन दोनों अलग अलग जो है अपना विकास करने लगे। उर्दू भाषा में ज़्यादातर फारसी अरबी शब्दों का इस्तेमाल होने लगा और लोग संस्कृत और जो लोकल बोलियां थी, अवधी थी, ब्रज थी, उसके शब्दों को प्रयोग करने से थोड़ा लोग प्रयास करते थे उनका ना यूज़ हो। और इधर हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द या प्रचलित लोकल बोलियों के शब्द, उसको लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया। तो आप ये नोटिस करेंगे कि हिंदी की जो साहित्य थे उसमें कम अरबी, उर्दू, इनके वर्ड इस्तेमाल होते थे और ये सिलसिला काफ़ी वर्षों तक चला। तो उर्दू भाषा और हिंदी भाषा का अपना अस्तित्व हुआ। अब चलिए उर्दू भाषा में पहले फोकस करते हैं। इसमें कई विधाएं हैं लिखने की, लेकिन जो मेन विधा है वो गज़ल और नज़्म, दो विधाएं हैं और इसी को हम लोग फोकस करते हैं आज। और हिंदी भाषा में कविता और काव्य या गीत, ये दो उसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ क्रिएटिविटी हैं। तो चलिए पहले गज़ल और नज़्म की बात करते हैं हम लोग। गज़ल का ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया है इसमें। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। ये डॉक्टर बशीर बद्र मेरे पसंदीदा शायरों में एक हैं, उनकी ये गज़ल है। एक नज़्म का मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। ये नज़्म है, आपने सुनी होगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो ये नज़्म है। अब मैं इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात बाद में करूँगा, पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं गज़ल और नज़्म का। सिमिलरली कविता का एग्जाम्पल ये है, आपने सुना होगा, कंचन ताल थाल सजा सौरभ से ओ फूलों की रानी, अलसाई सी चलो कहाँ करने किसकी अवगानी। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है। और काव्य और गीत के बारे में आपने एक और एग्जाम्पल यहाँ भी है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये सब हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं। ये श्यामनंद पांडे जी की काव्य है, गीत है। तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल गज़ल और नज़्म के और 2 एग्जाम्पल कविता काव्य के हिंदी भाषा के। और मैं थोड़ा इसके बाद चलता हूँ आपको डिटेल में थोड़े स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। तो गज़ल में देखिए, गज़ल में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतला, शेर, शेर, शेर,
इसमें आप देख रहे हैं मतला जो होता है वो गज़ल के पहले दो लाइनों को मतला कहते हैं। शेर सभी बेसिकली उसमें जो है दो दो लाइनें जो होती हैं सबको शेर कहते हैं, लेकिन पहले शेर को मतला और लास्ट के शेर को मक्ता कहते हैं। इन दोनों मतला और मक्ता लिखने का कुछ एक रूल्स होते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और लेकिन शेर जो होते हैं वो बीच में जो आप देख रहे हैं दो लाइनें, मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, और तो ये शेर है। इसके बाद तो शेर, मतला और मक्ता एक गज़ल के पोर्शन होते हैं। अब चलिए कविता की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। कविता में भी सिमिलरली पहले लाइन को मुखड़ा कहते हैं, आपने सुना होगा, और बीच में जो दो दो लाइनें होती हैं उनको मुक्तक। दो लाइनें भी हो सकती, तीन लाइनें भी हो सकती हैं, जैसे वैभव का उन्माद रूप की यह कैसी नादानी, ऊशे भूल जाना उसकी करुणामयी कहानी, ये मुक्तक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुक्तक और शेर एक ही चीज है, बस आपके किस शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, अरबी और फारसी किया तो शेर, और उर्दू की बात कर रहे हैं शेर होगा, और कविता की बात करें तो उसको मुक्तक कहा जाएगा। तो ये मेन बेसिकली बोलने का, शब्दों को चूज करने का बस एक जरिया है अलग अलग, नहीं तो दोनों का सेम मतलब होता है, शेर और मुक्तक। अब ये नज्म में शेर नहीं होते हैं। नज्म जो है, नज्म की मैं बात करता हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आएगा। तो अब शेर और गज़ल और नज्म के में फ़र्क मेन ये होता है कि गज़ल के शेर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, और दूसरा जो शेर है, अजब हालात थे यूँ दिल का सौदा हो गया, आखिर मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। इन शेरों में कोई अपना रिलेशन नहीं है, आप उनको अलग अलग भी कहीं भी बोल सकते हैं, वो अपने में खुद संपूर्ण होते हैं। वो तो शेर जो है उनके बीच अपना कोई एक रिलेशन नहीं होता है। यही चीज़ मुक्तक में होती है। मुक्तक में आप दोनों मुक्तक पढ़ें इस कविता के, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। आप उनको केवल मुक्तक को केवल आप बोल सकते हैं कहीं भी, और वो अपने आप में पूरी कहानी बताएंगे। जहाँ नज़्म की बात आती है वहाँ पे जितने बीच में आपको शेर दिखेंगे और मतले दिखेंगे, इन सब एक कहानी कहते हैं। आप केवल बीच के एक शेर को सुना के जो है वो लगेगा कि यार अभी आगे कुछ है या पीछे कुछ है, तो एक कहानी सुनाती है पूरी नज़्म। नज़्म और गज़ल में यही फ़र्क होता है कि नज़्म एक कहानी सुनाती है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में ये अपनी महबूबा के बारे में बोलते हैं, भाई कि पहले तुमको सितारे से बुलाया गया, तुम मेरे लिए आई हो ज़मीन पे, फिर मेरे दिल में यह ख्याल आता है तुम्हारे लिए कि बदन निगाहें मेरी अमानत हैं। फिर दूसरे शेर में बोलते हैं भाई ये भी ख्याल आता है कि भाई तुम मुझे चाहोगे कि नहीं चाहोगे, एंड ऑल दैट थिंग। सो पूरी नज़्म अपनी महबूबा के लिए अलग अलग विचार, एक कहानी कह रहे हैं, तो उसको नज़्म कहते हैं। तो गज़ल और नज़्म में यही फ़र्क है। और मुक्तक और काव्य और नज़्म एक ही चीज़ है। काव्य भी किसी एक की कहानी कहता है। जैसे काव्य यहाँ पे रणवीर चौकड़ी भर भर कर ये राणा प्रताप के चेतक पे पूरा उन्होंने अपने पूरा गीत लिखा था, पूरा काव्य लिखा था। तो हर एक इसमें आपको जो मुक्तक है वो रिलेटेड है, एक के बाद एक चलते हैं, एक कहानी बताते हैं, तो उसको काव्य और गीत बोलते हैं। तो कविता और गज़ल आप सिनोनिम्स मान सकते हैं, ये कहने का अपना ज़रिया है, अलग अलग जो है अलग अलग शब्द, लेकिन कविता और गज़ल सिनोनिम हो सकते हैं। नज़्म, काव्य और गीत भी सिनोनिम हो सकते हैं, बिकॉज दोनों एक कहानी सुनाते हैं। तो ये ओवरऑल डिफरेंस है। तो शेर के बीच में अपना कोई रिलेशन नहीं होता है, मुक्तकों के बीच में भी अपना कोई रिलेशन नहीं होता है। आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल। जहाँ तक मतला, शेर, मुक्तक, मुखड़े की बात आती है, और गज़ल, नज़्म, कविता, काव्य, गीत कहाँ इस्तेमाल करें, तो काफ़ी इंटरचेंजेबल है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ये डिटेल में जानकारी है तो बड़ी ईजिली आप कह सकते हैं कि आप मुक्तक बोलें या शेर बोलें, मतला बोलें, मक्ता बोलें।
इस सेशन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं और गज़ल पे थोड़ा जोर देते हैं। एक बार हम लोगों ने किसी अपनी गोष्ठी में चर्चा भी की थी कि गज़ल के रूल्स क्या हैं। तो गज़ल जो है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू राइट ड्यू टू मेनी स्ट्रक्चरल रूल्स। अगर हमको गज़ल पसंद आती है और उसकी गायकी पसंद आती तो इसका यही कारण है कि उसके कई सारे गाने के रूल हैं, उसको आप फॉलो करना पड़ता है। तो गज़ल लिखनी आसान नहीं है। तो गज़ल में क्या होता है कि पहले एक रदीफ रूल होता है। रदीफ किसे कहते हैं? जो कि आपके जो शेर होते हैं उसके एंड में जो शब्द आता है, कभी कभी कॉम्बिनेशन के जो शब्द आते हैं उसको रदीफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाए जाए, ये दो शब्द जो हैं वो रदीफ हैं। हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जले जब शाम हो जाए। तो जाए शब्द यहाँ पे रदीफ है और यही रदीफ जो है शेर के हर लास्ट लाइन का लास्ट शब्द होना चाहिए। तो पहला रूल है गज़ल का। दूसरा रूल है काफिया। काफिया है कि जो रदीफ के पहले का शब्द है, जब से यहाँ पे हो जाए हो, वो काफिया के जस्ट पहले जो आता है वो भी हर जहां भी आप रदीफ इस्तेमाल करें उसके पहले काफिया जो है वो राइम करना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए पर राइम करना चाहिए। जबकि रदीफ वर्ड सेम होना चाहिए, लेकिन काफिया जो रदीफ के जस्ट पहले इस्तेमाल होता है वो राइम जरूर करना चाहिए। अगर सेम हो तो और भी माशाअल्लाह। तो उससे गज़ल की क्वालिटी का पता लगता है कि भाई आपने काफिया और रदीफ दोनों को जो है सेम यूज किया हुआ है। तो काफिया यहाँ पे हो गया हो वर्ड, हो जाए हो जाए हो जाए, तो रदीफ और काफिया हो गए। मतला बोलते हैं आपकी गज़ल की पहले दो लाइनों को, और दोनों लाइनें रदीफ और काफिया को फॉलो करनी चाहिए। शेर में पहली लाइन रदीफ और काफिया को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूं, इसमें रदीफ भी नहीं है, जाए काफिया भी नहीं है। तो पहली लाइन में रदीफ काफिया का रूल नहीं चलता है, लेकिन शेर की दूसरी लाइन में आप रदीफ और काफिया को इस्तेमाल करना मस्ट है। मतलब पहला शेर है, पहली लाइन है आपके शेर गज़ल की, उसमें दोनों लाइनों में आपको रदीफ और काफिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये मतला हो गया पहली लाइन। और मक्ता हो गया आपकी लास्ट लाइन। लास्ट लाइन भी शेर ही है, इसमें दूसरी एंड वाले जो इसकी लास्ट लाइन होती है इसमें आप मक्ता और सारी रदीफ और काफिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि बस ये लास्ट लाइन है, इसमें कई बार लोग अपना तखल्लुस या अपने जो कवि का नाम होता है, शायर का नाम होता है, इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मक्ता बोलते हैं। तो जनरली उस वक्त अमूमन ये एक प्रचलन था कि लोग अपने नाम तखल्लुस को, अपने पेन कलम के जो लिखने वाले नाम को यहाँ पे यूज़ करते थे। तो ये मक्ता हो गया। द लास्ट शेर ऑफ द गज़ल इज़ मक्ता। होपफुली इससे थोड़ा क्लैरिफाई होगा भाई। ये हमने जितना पढ़ा है, जो सोचा है, बस वही है। इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगूंगा और आप लोग अपना इसमें इनपुट जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।